हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था संसाधन। संसाधन का अर्थ क्या होते हैं। संसाधन हवा, पानी, मिट्टी, सूर्य का प्रकाश, खनिज आदि सभी होते हैं और संसाधनों का वर्गीकरण। तो आज हम संसाधनों का वर्गीकरण को और विस्तार से पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इसमें हम देखेंगे उत्पत्ति के आधार पर संसाधन, उपयोगिता के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर और विकास के स्तर के आधार पर किन किन वर्गों में बांटा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। संसाधनों का वर्गीकरण। संसाधनों को उत्पत्ति के आधार पर दो वर्गों में बांटा जा सकता है: जैव संसाधन बायोटिक रिसोर्स, अजैव संसाधन अबायोटिक रिसोर्स। जैव संसाधन हमारे पर्यावरण में उपस्थित वैसी सभी वस्तुएं जिनमें जीवन है, जैव संसाधन कहलाती हैं। जैव संसाधन हमें जीवमंडल से मिलते हैं। उदाहरण: मनुष्य सहित सभी प्राणी। इसके अंतर्गत मत्स्य जीव, पशुधन, मनुष्य, पक्षी आदि सभी आते हैं। तो जो भी जीवित पशु पक्षी हैं या फिर संसाधन है वो सब जैव संसाधन के अंतर्गत आते हैं। अब देखेंगे अजैव संसाधन। अजैव संसाधन हमारे वातावरण में उपस्थित वैसे सभी संसाधन जिनमें जीवन व्याप्त नहीं है, अर्थात निर्जीव हैं, अजैव संसाधन कहलाते हैं। उदाहरण देखेंगे: चट्टान, पर्वत, नदी, तालाब, समुद्र, धातुएं, हवा, सभी गैसें, सूर्य का प्रकाश आदि। तो ये सभी क्या है? अजैव संसाधन। अब देखेंगे समाप्यता के आधार पर हमारे वातावरण में उपस्थित सभी वस्तुओं को दो वर्गों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 है नवीकरणीय योग और अनवीकरणीय योग संसाधन। नवीकरणीय योग संसाधन वैसे संसाधन जिन्हें फिर से निर्माण किया जा सकता है, नवीकरणीय योग संसाधन कहलाते हैं। जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल, वन तथा वन्य जीव। इन संसाधनों को इनके सतत प्रवाह के कारण नवीकरणीय योग संसाधन के अंतर्गत रखा गया है। तो इनको दोबारा से प्राप्त करा जा सकता है। ठीक है, देखेंगे अनवीकरणीय योग संसाधन। वातावरण में उपस्थित वैसी सभी वस्तुएं जिन्हें उपयोग के बाद निर्माण नहीं किया जा सकता है या उनके विकास अर्थात उन्हें बनाने में लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं, अनवीकरणीय योग संसाधन कहलाते हैं। उदाहरण: जीवाश्म ईंधन जैसे पेट्रोल, कोयला आदि। जीवाश्म ईंधन का विकास एक लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में होता है। इसका अर्थ यह है कि एक बार पेट्रोल, कोयला आदि ईंधन की खपत कर लेने पर उन्हें किसी भौतिक या रासायनिक क्रिया द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अतः इन्हें अनवीकरणीय योग संसाधन के अंतर्गत रखा गया है। धातु हमें खनन के द्वारा खनिज के रूप में मिलता है। हालांकि धातु का एक बार उपयोग करने के बाद उन्हें फिर से प्राप्त किया जा सकता है। जैसे लोहे के एक डिब्बे से पुनः लोहा प्राप्त किया जा सकता है, परंतु फिर से उसी तरह के धातु को प्राप्त करने के लिए खनन की आवश्यकता होती है। अतः धातुओं को भी अनवीकरणीय योग संसाधन में रखा जाता है। ठीक है, तो इनको एक बार यूज करके दोबारा इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। जैसे कि नवीकरणीय में हम जैसे सौर ऊर्जा है उसको बार बार यूज कर सकते हैं जब तक सूरज जिंदा है। ठीक है, तो सूरज उपस्थित है। लास्ट देखेंगे स्वामित्व के आधार पर संसाधनों को 4 वर्गों में बांटा जा सकता है: व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन वैसे संसाधन जो व्यक्तियों के निजी स्वामित्व में हो, व्यक्तिगत संसाधन कहलाते हैं। जैसे घर हो गया, व्यक्तिगत तालाब हो गया, व्यक्तिगत निजी चरगाह हो गया, व्यक्तिगत कुएं हो गया आदि। तत्वों या वस्तुओं के निर्माण में सहायक कारकों के आधार पर संसाधनों को 2 वर्गों में विभाजित करते हैं: प्राकृतिक संसाधन और मानवकृत संसाधन। ठीक है, और देखेंगे सामुदायिक संसाधन वैसे संसाधन जो गांव या शहर के समुदाय अर्थात सभी व्यक्तियों के लिए उपलब्ध हो, सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन कहलाते हैं। जैसे सार्वजनिक पार्क, सार्वजनिक खेल का मैदान, सार्वजनिक चरगाह, शमशान, सार्वजनिक तालाब, नदी आदि। ठीक है, तो इनका सभी लोग उपयोग कर सकते हैं।
और देखेंगे राष्ट्रीय संसाधन। वैसे सभी संसाधन जो राष्ट्र की संपदा है राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे सड़क, नदियाँ, तालाब, बंजर भूमि, खनन क्षेत्र, तेल उत्पादन क्षेत्र राष्ट्र की सीमा से 12 नॉटिकल मील तक समुद्री तथा महासागरीय क्षेत्र तथा उनके अंतर्गत आने वाले संसाधन आदि। वैसे सड़क, नहर, रेल लाइन आदि बनाने के लिए निजी भूमि का भी अधिग्रहण किया जा सकता है, उनको भी लिया जा सकता है। ठीक है। भारत में 1978 में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों में से संपत्ति के आधार को हटा दिया गया। इस संशोधन के अनुसार सरकार लोकहित में किसी भी संपत्ति को अधिग्रहित कर सकती है। भूमि अधिग्रहण का अधिकार शहरी विकास प्राधिकरणों को प्राप्त है। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन तट रेखा से 200 समुद्री मील के बाद खुले महासागर तथा उनके अंतर्गत आने वाले संसाधन अंतर्राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आते हैं। इसके प्रबंधन का अधिकार कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को दिए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों का उपयोग बिना अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सहमति से नहीं किया जा सकता है। ठीक है। तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अब देखेंगे हम विकास के आधार पर संसाधनों को 4 भागों में बांटा गया है। संभाव्य संसाधन, विकसित संसाधन, भंडारण, संचित कोष। ठीक है। तो 4 भागों में बांटा गया विकास के आधार पर। नंबर 1 देखेंगे संभाव्य संसाधन। वैसे संसाधन जो विद्यमान तो है परंतु उनके उपयोग की तकनीकी का सही विकास नहीं होने के कारण उनका उपयोग नहीं किया गया है, संभाव्य संसाधन कहलाते हैं। जैसे राजस्थान तथा गुजरात में पवन और सौर ऊर्जा की अपार संभावना है परंतु उनका उपयोग पूरी तरह नहीं किया जा रहा है, कारण कि उनके उपयोग की सही एवं प्रभावी तकनीकी अभी विकसित नहीं हुई है। ठीक है। तो संसाधन तो है लेकिन उनको बनाने कैसे यूज़ करें ये हमको अभी नहीं पता है। अब देखिए विकसित संसाधन। वैसे संसाधन जिनके उपयोग के लिए प्रभावी तकनीक उपलब्ध है तथा उनके उपयोग के लिए सर्वेक्षण, गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है, विकसित संसाधन कहलाते हैं। ठीक है। अब देखेंगे भंडारण। वैसे संसाधन जो प्रचुरता में उपलब्ध हैं परंतु सही तकनीकी के विकसित नहीं होने के कारण उनका उपयोग नहीं हो पा रहा है, भंडारण कहलाते हैं। जैसे वायुमंडल में हाइड्रोजन उपलब्ध है जो कि ऊर्जा का एक अच्छा स्रोत हो सकता है परंतु सही तकनीकी उपलब्ध नहीं होने के कारण उनका उपयोग नहीं हो पा रहा है। ठीक है। देखेंगे संचित कोष। वैसे संसाधन जिनके उपयोग के लिए तकनीकी उपलब्ध है लेकिन उनका उपयोग अभी आरंभ नहीं किया गया है तथा वे भविष्य में उपयोग के लिए सुरक्षित रखे गए हैं, संचित कोष कहलाते हैं। संचित कोष भंडारण के भाग है। जैसे भारत के कई बड़ी नदियों में अपार जल का भंडार है परंतु उन सभी से विद्युत का उत्पादन अभी आरंभ नहीं किया गया है, भविष्य में उनके उपयोग की संभावना है। अतः बांधों तथा नदियों का जल, वन संपदा आदि संचित कोष के अंतर्गत आने वाले संसाधन है। ठीक है। इनको अभी भविष्य के लिए सुरक्षित रखा गया, उन्हें संचित कोष में। हमारा संसाधनों का वर्गीकरण, अगर इसमें कोई त्रुटि होगी तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। धन्यवाद।